जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा वत्स में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के सबसे खूबसूरत से हिल स्टेशन जो कि है यहाँ का माउंट आबू। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको माउंट आबू कैसे पहुँचना है, माउंट आबू में कितने दिन की ट्रिप करनी चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है इस माउंट आबू यात्रा को करने के लिए, और माउंट आबू में आपको कहाँ रुकना चाहिए, कौन कौन से साइट सीनिंग है, कैसे हम साइट सीनिंग कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस माउंट आबू यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस खूबसूरत से माउंट आबू को घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, आइए इस खूबसूरत से माउंट आबू शहर को हम विजिट करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम वीडियो में और बात करते हैं कि हमको माउंट आबू कैसे पहुंचना है। दोस्तों माउंट आबू पहुंचने के लिए मेजर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो माउंट आबू का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका आबू रोड रेलवे स्टेशन, जो कि आबू रोड से माउंट आबू की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिलेगी, बस भी मिलेगी, साथ ही साथ आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी करके भी आप डायरेक्टली माउंट आबू आ सकते हैं, जो कि 30 किलोमीटर की फासला तय करने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का सफर लगेगा। तो यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको देश के प्रमुख राज्यों से, प्रमुख शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी आबू रोड रेलवे स्टेशन के लिए, और आप वहां उतर के आप माउंट आबू 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आपका महाराणा प्रताप एयरपोर्ट यानी कि उदयपुर में। यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको उदयपुर आना पड़ेगा, और उदयपुर से आप बाई रोड यात्रा तय करके बस के द्वारा या फिर प्राइवेट टैक्सी के द्वारा आप डायरेक्टली माउंट आबू पहुंच सकते हैं, जो कि आपका लगभग एयरपोर्ट से अगर बात की जाए उदयपुर के तो माउंट आबू की जो दूरी है वो आपकी लगभग 160 से 170 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो इस तरीके से आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। वही अगर मैं अंतिम और तीसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका बाई बस का। दोस्तों बस की भी सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं माउंट आबू के लिए। आपको अहमदाबाद से, उदयपुर से, दिल्ली से, जयपुर से, हर एक जगह से आपको इंटर स्टेट बस और इंटरसिटी बस दोनों देखने को मिलेंगी माउंट आबू के लिए। तो आप बस के जरिए भी माउंट आबू डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और माउंट आबू पहुंचकर आप माउंट आबू को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम माउंट आबू पहुंच चुके हैं, अब हमको माउंट आबू में कहाँ है होटल एकोमोडेशन लेना चाहिए और हमारा क्या बजट रहेगा। चलिए आइए उसकी भी हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे माउंट आबू में आपको होटल की क्या बंदोबस्त है। दोस्तों यहाँ पे माउंट आबू में आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। यदि आप बजट ऑप्शन लेना चाहते हैं तो नक्की लेक के पास आपको बजट ऑप्शन भी मिल जाएंगे। और वही अगर मैं बात करूँ डिलक्स और सुपर डिलक्स कैटेगरी की तो वो भी आपको यहाँ पे 1500 से स्टार्ट होकर अच्छे से अच्छे होटल मिल जाएंगे। बट अगर बजट होटल अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लगभग आपको 800 से 900 रुपए की रेंज में। बस ये डिपेंड करता है कि वो कोई वीकेंड का टाइम ना हो या फिर वो कोई फेस्टिवल का टाइम ना हो, क्योंकि इन दोनों टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटल के रेट हाई हो जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे चीज़ें भी बहुत महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप बजट होटल लेना चाहते हैं तो आसपास यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि आपका नक्की लेक के पास ढेर सारे ऑप्शन है। अदरवाइज अगर नक्की लेक पे होटल ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं तो फिर आप पोलो ग्राउंड यहाँ पे एक जगह है, उस पोलो ग्राउंड के आसपास भी अपना होटल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना होटल ऑप्शन चुन सकते हैं, जो कि आपका एक नॉमिनल रेंज में भी यहाँ पे 1500 से 2000 के बीच में एक अच्छे होटल की बात की जाए तो ब्रेकफास्ट के साथ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको माउंट आबू में खाने पीने की क्या बंदोबस्त मिलेगी। दोस्तों माउंट आबू में आपको वेज होटल्स, नॉन वेज होटल्स, साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं गुजराती भोजन करना वो भी आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको राजस्थानी फूड भी इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि माउंट आबू में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर पोलो ग्राउंड के पास आपको ढेर सारे यहाँ पे होटल्स देखने को मिलेंगे, नक्की लेक के भी नजदीक आपको रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ जाके आप अपना जो भी भोजन ग्रहण करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो अगर आप एक थाली लेते हैं तो वही आपको नॉमिनल रेंज में मिलेगा, जो कि 200 से 250 रुपये आपका थाली सिस्टम पड़ेगा, और आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम प्रस्थान करते हैं अपने साइट सीनिंग की तरफ कि हमको कौन कौन से साइट सीनिंग करना है और माउंट आबू में हमको कैसे एक्सप्लोर करना है, इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों माउंट आबू का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका दोस्तों यहाँ का नक्की लेक, जो कि 2 किलोमीटर के ये सर्कल पे बना हुआ है। यानी कि अगर आप नक्की लेक की परिक्रमा करते हैं तो आपको ये 2 किलोमीटर की ये नक्की लेक मिलेगी, जो कि माउंट आबू का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे मानसून के समय पे, विंटर के समय पे, चाहे आप नाइट के समय पे आप कभी भी आइए, यहाँ पे आपको हमेशा क्राउड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में बसा ये नक्की लेक बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है, जो कि ये कभी ना सूखने वाला ये नक्की लेक बोला जाता है। तो
तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए नक्की लेक के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक गार्डन भी मिलेगा जिसको गांधी वाटिका के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आके आप यहाँ पे कुछ बच्चों लोगों के लिए यहाँ पे झूले की बंदोबस्त, साथ ही साथ यहाँ पे बैठने की बंदोबस्त और यहाँ पे एक खूबसूरत सा गार्डनिंग है। तो यहाँ पे भी आप चाहे तो कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। नक्की लेक में दोस्तों होती है बोटिंग। यदि आप बोटिंग करना चाहते हैं तो नक्की लेक में दोस्तों आप बोट कर सकते हैं। यहाँ पे 200 रुपये आपको पैडल बोट मिलेगा, वही अगर आप कॉमन बोट लेते हैं तो आपका 100 रुपये पर पर्सन में भी ये काम हो जाएगा। तो यदि आप बोटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नक्की लेक के घाट पे आ जाइए और वहां से आप अपनी बोटिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो वह है दोस्तों आपका टोड रॉक। दोस्तों टोड रॉक जाने के लिए आपको यहाँ नक्की लेक से दोस्तों आपका लगभग 400 मीटर पे है, लेकिन टोड रॉक जाने के लिए दोस्तों आपको स्टेयर्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको 265 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि काफी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं। तो आप ये 265 सीढ़ी ऊपर चढ़ाई करके जाएंगे तब यहाँ पे आपको एक टोड रॉक पत्थर की तरह दिखेगा जो कि मेढक के आकार में होता है। और ये एक इतना खूबसूरत सा पॉइंट होता है कि यहाँ से आपको पूरे नक्की झील का आपको एक खूबसूरत सा बेहद दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ से आपको माउंट आबू का भी पूरे सिटी का आपको बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ टोड रॉक आइए, जो कि आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ आइए और यहाँ से आप पूरे टोड रॉक के साथ साथ आप नक्की लेक का भी यहाँ व्यू का यहाँ पे मजा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करूँ दोस्तों मैं, तो वो है यहाँ पे विवेकानंद का तपस्या स्थल, यानी कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे मेडिटेशन किया था। यहाँ पे इस जो गुफे का नाम है, यहाँ पे इसको चंपा गुफा बोला जाता है, यानी कि चंपा केव के नाम से बोला जाता है, जो कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने 1891 में कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पे तपस्या की थी, यानी कि मेडिटेशन की थी। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, जो कि ये टोड रॉक जाते वक्त ही आपको बीच रास्ते में ये वाली स्थान पड़ेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका हनीमून पॉइंट। दोस्तों हनीमून पॉइंट पहले तो हालांकि गाड़ियां जाती थी, लेकिन अभी इस समय पे कैसा है कि नक्की लेक से ही होते हुए आपको जाना है। ये दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं नक्की लेक, और जैसा कि मैंने आपको बताया वो पीछे आप देख सकते हैं ऊपर में आपको दिख रहा होगा कैमरे में, वो है टोड रॉक। तो टोड रॉक तो हम दोस्तों साइड सीइंग कर लिए। अब हनीमून जाने के लिए दोस्तों, हनीमून पॉइंट जाने के लिए अब यहाँ पे आपको गाड़ियाँ नहीं जाने देती, तो आपको यहाँ लगभग 1200 मीटर चल के जाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 1.2 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम पैदल ही चल रहे हैं आराम से एंजॉय करते हुए, साथ में नक्की लेक हमारे बगल में है। तो अभी ये सब कवर करते हुए हम हनीमून पॉइंट पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ हनीमून पॉइंट पे आपको कैसा वहाँ का व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों हनीमून पॉइंट जाते वक्त आपको रास्ते में एक और स्थान पड़ेगा जिसको बोला जाता है वंडर पार्क। दोस्तों ये वंडर पार्क में आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें यहाँ पे राजस्थान की बनाई गई है, तो यहाँ पे भी आप कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट यहाँ भी दीजिए और इसके बाद आप पैदल यात्रा करते हुए आप पहुंचेंगे फाइनली हनीमून पॉइंट पर। दोस्तों हनीमून पॉइंट से यहाँ से आपको बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, एक माउंटेन का भी और खाई का भी, और यहाँ से आप अगर चाहें तो जिप लाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फॉग मिला तो आपको विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं होगी, जैसा कि मैं गया हुआ था मानसून के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजिबिलिटी पूरी तरीके से 0 है और कुछ भी यहाँ पे व्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अगर फॉग हट जाता है तो यहाँ से विजिबिलिटी बहुत ही शानदार हो जाती है। तो आप इस हनीमून पॉइंट पर भी आ सकते हैं। हनीमून पॉइंट से ही दोस्तों लगा हुआ एक और यहाँ पे मंदिर है जिसको सिद्धिविनायक मंदिर बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों गणेश जी की मंदिर है। यहाँ से भी आप कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पल मिलेंगे, तो यहाँ पे आप बप्पा मोरिया के दर्शन कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी बात यह है कि अगर आप बुधवार के दिन आते हैं, यानी कि वेडनेसडे को आते हैं, तो आपको ये लगभग 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बुधवार के दिन यहाँ पे गणेश जी के लिए पर्टिकुलर वहाँ पे पूरी गेट खोल दी जाती है, जिसके कारण गाड़ियों का आवागमन डायरेक्ट यहाँ पे हनीमून पॉइंट तक हो जाता है। तो इस तरीके से यदि वेडनेसडे पड़ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी गाड़ी डायरेक्ट आपके सिद्धिविनायक टेम्पल या फिर हनीमून पॉइंट तक जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले स्थान की तरफ और अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका ब्रह्म कुमारी पीस हॉल, जिसको यूनिवर्सल पीस हॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस ब्रह्म कुमारी सेंटर का मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी तरीके की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। दोस्तों ये आपका एक मेडिटेशन सेंटर है। दोस्तों यहाँ पे मनुष्यों का लाइफ साइकिल भी बताया जाता है और काफी अच्छा गाइड आपको यहाँ पे किया जाता है। अगर आप इस यूनिवर्सल पीस हॉल में जाते हैं और यहाँ के बारे में बताया जाता है तो आप यहाँ भी आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे आपको लगभग आधे से 1 घंटे का समय लगेगा, तो आप जाइए यहाँ भी आप विजिट कीजिए। आप अपने मन को शांतिपूर्वक यहाँ आप दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेडिटेशन भी यहाँ कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके पास समय है और आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट घूमने की इच्छा है तो नक्की लेक से ही लगा हुआ एक रघुनाथ टेम्पल है, जो कि नक्की लेक से 100 मीटर की दूरी पे स्थित है। तो ये रघुनाथ मंदिर भी बहुत ज्यादा फेमस है, प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे भी जाके आप रघुनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास समय है तो आप गौमुख भी कर सकते हैं। गौमुख दोस्तों एक स्थान है, हालांकि मेन जो गौमुख है वो उत्तराखंड के गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे गौमुख पड़ता है, लेकिन यहाँ माउंट आबू में भी आपको एक गौमुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गौ के मुंह के आकार से वहां से एक जल निकलता है, इसलिए उसको गौमुख बोला जाता है। लेकिन इस गौमुख में जाने के लिए आपको लगभग 650 से 700 स्टेयर नीचे जाना पड़ेगा और उसके बाद वहां से ऊपर आना पड़ेगा। तो यदि आपके पास समय है तो ही आप यहाँ पे जाके इस चीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका डे नंबर 1 का सारा पॉइंट्स। और आप डे नंबर 1 में नाइट में अगर थोड़ा कुछ मार्केट एरिया घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मार्केट एरिया भी घूम सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नाइट की चीजें, शॉपिंग के लिए, खान पान के लिए, फास्ट फूड के लिए, हर एक चीजें यहाँ पे पोलो ग्राउंड से लेकर आपको नक्की लेक तक देखने को मिलेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप नाइट टाइम भी यहाँ पे एंजॉय अपना कर सकते हैं और डे नंबर को आप यहाँ पे अपना विराम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब डे नंबर 2 की,
की और जानते हैं कि इस दिन हमको कौन कौन से पॉइंट को एक्सप्लोर करना है। दोस्तों बेसिकली डे नंबर 2 जो रहेगा वो आपका यानी कि माउंट आबू से तो 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। डे नंबर 2 में दोस्तों आप सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे गुरु शिखर पे। दोस्तों गुरु शिखर बोला जाता है कि अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, जो कि गुरु शिखर काफी ऊंचाइयों पर बना है। तो आप गुरु शिखर जाइए। गुरु शिखर में दोस्तों आपको सबसे पहले जाएंगे तो गुरु दत्ता जी का मंदिर मिलेगा, तो आप जाइए दत्तात्रेय जी के दर्शन कीजिए और वहां पे इनका गुफा भी बना हुआ है दत्तात्रेय जी का, तो उनके भी जाके अंदर दर्शन कीजिए। मैं अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे मोबाइल हमको अलाउ नहीं था। साथ ही साथ जैसे आप थोड़ा सा स्टेयर चढ़ के और ऊपर जाएंगे, यानी कि गुरु शिखर जाने के लिए दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कि कुछ स्टेयर्स चढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी आप इस हाइट पर जा पाएंगे। तो गुरु शिखर में आप दत्तात्रेय जी के दर्शन करने के पश्चात आप जाएंगे गुरु दत्ता जी के चरण पादुका। तो यहाँ पे आपका चरण पादुका बना हुआ है, तो चरण पादुका में भी दर्शन कीजिए। और चरण पादुका दर्शन होने के बाद यहाँ पे आपको एक घंटी मिलेगी। तो कहा जाता है कि 3 बार घंटी बजाने से जो भी आप मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होती है। तो आप चरण पादुका के दर्शन करने के पश्चात ये 3 बार आप घंटी जरूर बजाइएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप मांग सकते हैं भगवान दत्त जी से। तो दोस्तों इस तरीके से आप गुरु शिखर में पहुंचेंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको काफी शानदार यहाँ से नजारा देखने को मिलेगा इस पूरे आबू पर्वत का। साथ ही साथ यहाँ से अरावली रेंज का भी यहाँ आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ आइए और अगर आप मानसून के टाइम पे आए हैं तो यहाँ से आप फॉगी भी होने के साथ साथ आपको यहाँ पे बादल भी आते देखने को मिलेंगे। तो ये काफी ज्यादा अनोखा दृश्य यहाँ से हो जाता है गुरु शिखर से। तो आप यहाँ भी आइए और कुछ समय यहाँ पे भी एक्सप्लोर करके आप बढ़ चलिए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका अचलगढ़ फोर्ट। दोस्तों अचलगढ़ फोर्ट हालांकि बहुत ही ज्यादा पुराना किला है, जो कि आज के टाइम पे कहा जाता है कि जर्जर हो गया, लेकिन अचलगढ़ फोर्ट तक आपकी डायरेक्ट 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर नहीं जा सकती। अचलगढ़ फोर्ट जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 4x4 गाड़ी लेनी पड़ेगी, जो कि आपका 300 रुपीज पर पर्सन चार्ज करेंगे और वो आपको अचलगढ़ फोर्ट लेके जाएंगे और वहां से नीचे घुमाकर आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया पे ड्रॉप कर देंगे। अचलगढ़ फोर्ट घूमने के साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों एक और मंदिर है जिसको अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर बोला जाता है। दोस्तों ये अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर यानी कि यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे इनका प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे भी आप आइए, दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात आप बढ़ चलिए एक और अपने पॉइंट पर, जो कि आपका कहलाएगा शूटिंग पॉइंट। हालांकि दोस्तों ये शूटिंग पॉइंट जो है ये आपका गुरु शिखर जाते वक्त पड़ेगा। इस शूटिंग पॉइंट में दोस्तों बहुत ही सारी मूवी की शूटिंग हुई थी, इसलिए इसको शूटिंग पॉइंट बोला जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे आबू पर्वत का एक खूबसूरत सा नजारा यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप शूटिंग पॉइंट में भी कुछ 5 से 10 मिनट देकर आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों दिलवाड़ा एक स्थान का नाम है, यहाँ पे दोस्तों जैन मंदिर है और यहाँ पे आपको लंगर की भी व्यवस्था होती है। लेकिन जैन मंदिर में आप मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते, इस वजह से मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता। लेकिन आप दिलवाड़ा जैन मंदिर में भी आप प्रवेश कीजिए और जाके दर्शन कीजिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले और अंतिम स्थान की तरफ, जो कि आपका रहेगा अर्बुदा माता जी का मंदिर। इस अर्बुदा टेम्पल में दोस्तों सती माता के यहाँ पे होंठ गिरे थे, इसलिए इसको अर्बुदा माता जी का टेम्पल बोला जाता है। दोस्तों इस टेम्पल में आपको जाने के लिए 375 यानी कि 450 स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि काफी हाइट में ये मंदिर बना हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 20 से 25 मिनट स्टेयर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और फाइनली जब आप अर्बुदा टेम्पल जी के मेन एंट्रेंस गेट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो आप जाइए माता जी के दर्शन कीजिए। साथ ही साथ आप माता जी के दर्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको माता की गुफा भी देखने को मिलेगी, तो वहां भी आप गुफा में भी जाइए, माता जी के दर्शन कीजिए और आप दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। और इस तरीके से आपके सारे माउंट आबू के पॉइंट्स कवर होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि माउंट आबू में बेस्ट टाइम कौन सा होता है आने के लिए और कितने दिन की यहाँ पे ट्रिप बनानी चाहिए। तो दोस्तों माउंट आबू में अगर आप घूमने आते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है, क्योंकि आप जिस दिन यहाँ पे अराइवल होंगे उस दिन आप नक्की लेक, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे नक्की लेक है, तो ये एक्सप्लोर कर लीजिए। नक्की लेक के आसपास जितने भी साइड सीइंग है उसको कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप आउटसाइड वाले साइड सीइंग कर लीजिए। यानी 1 नाइट 2 डेज आपके लिए सफिशिएंट है इस माउंट आबू को घूमने के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया गया है, साथ ही साथ पॉपअप पे भी नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे जाके इस खूबसूरत से माउंट आबू का आप ट्रिप बना सकते हैं। वही अगर आप माउंट आबू और उदयपुर दोनों की ट्रिप चाहते हैं एक साथ कंबाइन में, तो कंबाइन पैकेज भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो यदि आप पैकेज से घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ जाके कॉल कीजिए, जो भी आपको पैकेज की डिटेल चाहिए, क्या कॉस्ट आएगी, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। वही अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हैं यानी कि खुद से ट्रिप बनाते हैं तो आप माउंट आबू और उदयपुर की भी ट्रिप एक साथ बना सकते हैं। उदयपुर की वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने अपलोड कर दी है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो उदयपुर और माउंट आबू की ट्रिप आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4 नाइट से 5 डेज की ट्रिप बना सकते हैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर मैं लास्ट और अंतिम पॉइंट्स की बात करूं कि आपको इस पूरे ट्रिप का एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कितना खर्चा लग जाएगा, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बना रहे हैं माउंट आबू की, तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 6 से 7 हज़ार रुपये एक कपल का लगेगा और हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 1 नाइट का होटल स्टे का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी आप माउंट आबू से आ रहे हैं या फिर उदयपुर से आ रहे हैं या फिर आबू रोड से आ रहे हैं
उसका एक्सपेंसेस लगेगा और यहाँ पे आपके खाने पीने के खर्चे होंगे। तो ओवरऑल अगर ये बोलना चाहिए तो मैक्स टू मैक्स आपका 6 से 7 हज़ार में अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर आप बजट ट्रिप बनाते हैं तो बजट ट्रिप में आपका मान के चलिए कि 3 से 4 हज़ार में भी आपका कंप्लीट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का आप अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आपकी इस पूरी माउंट आबू यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बावजूद आपको दोस्तों कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा साइजन में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी और दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।